उर्दू की मैं बेटी हूँ, मेरा नाम गजल है, लब फूल के जैसे है, मेरी आँख कबल है। नाजरीन की खिदमत में आसिफ खान का आदाब। डीडी उर्दू पर गज़ल का सफ़र जारी है और हम एक बार फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में आपका पसंदीदा प्रोग्राम सफ़र गज़ल का लेकर। तो तैयार हो जाइए गज़ल की अदबी, तहजीबी और सकाफ़ती दुनिया की सैर करने के लिए। दरो दीवार से आज़ाद अपना घर बनाता हूँ, हवा को ओढ़ता हूँ, खाक को बिस्तर बनाता हूँ, मुझे तदबीर और तकदीर दोनों पर भरोसा है, अमल को बादबां तकदीर को लंगर बनाता हूँ। नाजरीन, अपने प्रोग्राम की गुज़िश्ता किस्तों में हमने आपको गज़ल के इर्तक़ा, फ़रोग़ और इसके रोज़ बरोज़ मकबूल आम होने के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया। आज हम जिक्र कर रहे हैं अपनी फ़िल्मी दुनिया का, जिसने गज़ल के फ़रोग़ में निहायत मौसर किरदार अदा किया। आज भी चाहे वो किसी एज ग्रुप का आदमी हो, जब पुराने जो हमारे फिल्मी गीत हैं, गाने हैं, नग़्मे हैं, वो सुनता है तो उसके अंदर जो मौसीक़ियत है, जो एक विजदानियत है, एक जो एक रूह का एक कैफ़ है, वो आज की जदीद मौसीक़ी में। उसकी वजह क्या है? अगर आप इसका तज़किया करें तो पुराने ज़माने के फ़िल्मी नग़मात के अंदर शायरी और ख़ुसूसन गज़ल का बहुत बड़ा तसर्रुफ़ रहा है, बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आज भी उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है। आज भी गज़ल की शामें होती हैं, मौसीक़ी के अंदर लोग सुनना पसंद करते हैं और हर एज ग्रुप उसको सुनना पसंद करता है। तो मैं नहीं मानता कि गज़ल की मकबूलियत के अंदर कोई ज़वाल आया है, कोई गिरावट आई है। नाजरीन, फ़िल्म के पर्दे पर हीरो और हीरोइन के करीब आने, मोहब्बत को आगे बढ़ाने, एक दूसरे को पाकर खुश होने के एहसास, मोहब्बत के उरूज से वाबस्ता जज्बात को गज़ल के तवस्सुत से बहुत सी फिल्मों में पेश किया गया। तुमसे इज़हार हाल कर बैठे, तुमसे इज़हार हाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे हैं, तुमसे इज़हार हाल कर बैठे। नाज़रीन, फिल्मी गज़लों में शायरों या नग़मा निगारों ने हर वो रंग बखूबी पिरोया जो ज़िंदगी में शामिल है। किसी की बेवफाई, जुदाई और बिछड़ जाने के लिए और किसी की याद में अश्क अफ़शानी के लिए भी गज़ल के पैकर का इंतखाब किया गया। गोपाल दास नीरज, पहली फिल्म थी, नई उम्र की नई फसल। गाना लिखते हैं, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे जी। राज कपूर की मेरा नाम जोकर के लिए गाना लिखते हैं, ए भाई ज़रा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी जी। देवानंद के लिए गाना लिखते हैं, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा जो फिर नशा तैयार वो प्यार है। बताइए क्या लफ्ज़ आते हैं इसमें? इसमें मुझे उर्दू के अलावा किसी दूसरी ज़बान का कोई भी लफ्ज़ आया हो तो बता दीजिए जी। गोपाल दास नीरज के हिंदी के सबसे बड़े कवि होने में कोई शुबा नहीं है। तो ज़बानें जो हैं उनका अपना जादू होता है, ज़बानों की अपनी असर आफरीनी होती है जी। और वो जादू सर चढ़ के बोलता है। गज़ल के लिए जो हम मौसीकी तराशते हैं तो उसमें बहुत आसान तरीके से आप अपनी बात पहुंचाते हैं। अगर हम ये कह दें थोड़ी देर के लिए कि क्या बगैर मौसीकी के गज़ल का कोई तसव्वुर नहीं हो सकता, तो ये मेरा ख्याल ये बहुत मुनासिब बात नहीं होगी। आप बगैर मौसीकी के भी शायरी का और गज़ल का तसव्वुर है और बिल्कुल हो सकता है और उतना ही तासुर कायम करता है वो, अगर शेर में जान है तो। हमने चूंकि ऐसा कर दिया कि गज़ल को मौसीकी से जोड़ दिया है, उसके बगैर उसका तसव्वुर नहीं हमारे यहाँ है। इसीलिए हुआ ये कि जो मीर तकी मीर की गज़ल थी, जो गालिब की गज़ल थी, जो इकबाल की गज़ल थी, जो शोराए कराम की गज़ल थी, वो अब जगजीत सिंह के नाम से मंसूब हो गई। नाजरीन, आपने ख़ास बात पर ज़रूर गौर किया होगा और वो ये है कि फ़िल्मों की शायरी में उर्दू ज़बान के हुस्न को बरकरार रखने की पूरी कोशिश की गई और शायरी की अक़दार का भी पूरा ख्याल रखा गया। बाद में ज़रूरतों के तहत गज़ल के बतन से ही गीतों की शक्ल में बयान या शायरी का आगाज़ हुआ।
शुरू में जो वाक़े पे मबनी नग़मे लिखे गए उनमें थोड़ा सा शायरी का एक शिकवा रहा, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं आज के जो नग़मे आ रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं शायरी है। और एक बड़ा तबका मसलन तरक्की पसंदों में भी ख़ुद कैफ़ी की बाज़ गज़लें हैं, ये चराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते। मिसरा ज़रा आप देखिए, या आज भी गुलजार जो लिख रहे हैं, उंगलियों में पहन लो ये रिश्ता और वादा करो। मेरे ख्याल से आप ये देखें इसकी जो इमेजरी है जैसा भी हो, या आज भी जावेद अख्तर के बाज़ मिसरे जो तशबीहात का भी उन्होंने नगमों में सिलसिला जारी रखा। नाजरीन, ऐसी कई फिल्में हैं जो आज भी सिर्फ इसलिए याद की जाती हैं कि उनमें उर्दू शायरी या यूं कहें कि गज़ल का फ़न अपने कमाल को जा पहुंचा। सबसे ज़्यादा इस वक्त मुझे याद आ रहे हैं, चूँकि अभी हमारे दरमियान हमारी बज़्म से उठे हैं शहरयार साहब। शहरयार ने गज़लों में को फ़िल्मों से जोड़ा, और उमराव जान में भी जो गज़लें लिखी या गबन में जो गज़लें उन्होंने लिखी, उसमें उन्होंने गज़लों के मेयार को फ़िल्मों में भी जाने नहीं दिया। मसलन कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता, और जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, ज़बां मिली है मगर हम ज़बां नहीं मिलता। बताइए, क्या ये गज़ल की जो अपनी कैफियत होनी चाहिए, जो गज़ल के अपने इस्तिआरे होने चाहिए, उससे कहीं से ये कमज़ोर हैं? फिल्मी दुनिया ने उर्दू गज़ल की मकबूलियत को उर्दू दांत तबके की हदों से आगे ले जाने का काम बहुत कामयाबी के साथ किया, और एक दौर वो भी आया जब मुल्क भर के अवाम ऐसे लफ्ज़ भी गुनगुना कर खुश होने लगे जिनका मतलब उनकी समझ में नहीं आता था। तो मुझे तो लगता है कि फ़िल्मों के ज़रिए से गज़ल की मकबूलियत में एक काफ़ी इजाफ़ा हुआ, बल्कि जो टेलीफ़िल्म भी आई या छोटी छोटी फ़िल्में भी आईं, उनके ज़रिए से गालिब की वो गज़लें जो फ़िल्मों के ज़रिए से पहुंची हैं, या मीर के वो अशार जो आवाम तक पहुंचे हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग़ तो सारा जाने है, या गालिब के वो वाले अशार जो आवाम में जो बच्चे बच्चे पढ़ते हुए नज़र आते हैं, वो गालिब और मीर उन शेरों से जितना आवाम तक पहुँचे हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपके कैमरे का ज़रूर कोई ना कोई रोल रहा है, फ़िल्मों का ज़रूर रोल रहा है। तो नाजरीन, आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं आज के दौर के मशहूर शायर जनाब जौहर कानपुरी से। जौहर कानपुरी आज हिंदुस्तानी मुशायरों का ऐसा नाम बन गए हैं जिनकी शमूलियत किसी भी मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत समझी जाती है। लहजे की घनगरज और अल्फाज के ज़ेरो बम, शेर ख्वानी के मुनफरिद अंदाज ने उनको आज मकबूलियत की उन बुलंदियों पर पहुंचा दिया है जहां पहुंचना किसी भी शायर का ख्वाब हो सकता है। जौहर कानपुरी अपने अशार के ज़रिए आमिरों और जाबिरों की आंखों में आंखें डालकर गुफ्तगू करते हैं। वो गज़ल की कदीम अलामात और रिवायात को निभाते हुए आज के समाज में फैली बुराइयों पर तंज करते हैं, लेकिन जब वो महबूब से गुफ्तगू करते हैं तो उनके लहजे में वही नरमी होती है जो एक महबूब की शाया निशान है। नाजरीन, जौहर कानपुरी का शुमार आज के दौर के मसरूफ़ तरीन शायरों में किया जाता है। आइए उन्हीं से जानते हैं कैसे उन्होंने शायरी के सफ़र का आगाज़ किया। ये मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं कब इस तरफ राग़िब हो गया और कब मुझ में एक शायर पैदा हो गया और शायरी की तख्लीफ़ होने लगी। मेरे ठीक से तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरा बहुत ही बचपन का ज़माना था कि मैं ये देखता था कि उस वक्त अदब का मामला ये था कि गली गली में नशिस्तें हुआ करती थी, महल्लों महल्लों में शेरी नशिस्तें कायम हुआ करती थीं, और बड़ी दिलचस्पी से लोग सुना करते थे। तो उससे क्या है कि ज़ौक़ जो नई नस्लें थी, जैसे हम लोग उस वक्त ये नशिस्त है तो हमारे घर में भी नशिस्तें हुआ करती थीं, तो शायरों को चाय पिलाने में अपनी इज्जत समझते थे और सादा समझते थे। तो उससे धीरे 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 कब हम में ये चीज़ पैदा हुई, ये शऊर पैदा हुआ कि हम भी शेर कहें, हमें खुद नहीं पता, लेकिन एक टाइम आया कि हम कुछ टूटा फूटा कहने लगे और शेर कहने लगे। एक इसको शौक़ कह लीजिए कि धीरे धीरे ये शौक़ बढ़ता गया और शायरी की तख्लीक़ होती गई। जौहर कानपुरी उन चंद शायरों में से हैं जिनको अपने वालिद की तरफ से पूरा ताबुन मिला। आइए जौहर कानपुरी साहब से ही जानते हैं कि उनके वालिद ने उन्हें क्या क्या नसीहतें की थी। इसमें मेरे वालिद मोहतरम ने मेरे साथ बहुत ताउन किया। उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। जब उन्हें ये अंदाज़ा हुआ कि ये हज़रत शेर कहने लगे हैं, तो वो ख़ुद चूँकि दिलचस्पी रखते थे शायरी से, तो मुझे वो सहारा देने लगे। तरही मुशायरे होते थे, तरही नशिस्तें होती थीं, तो वो मुझे ख़ुद ला के मिसरा देते थे कि मियाँ ये मिसरा आपके आया है, इस पर आप शेर कहिए। धीरे धीरे मैं जब शेर कहने लगा और उन्हें ये लगने लगा कि नहीं अब तो ये पूरी तरीके से ख़राब होने पर हैं,
तो फिर मुझे एक बार समझाया उन्होंने बिठा के कि मियाँ देखिए, शायरी का शौक़ तो ठीक है, लेकिन कभी इसे कारोबार, कभी प्रोफेशन मत बनाइएगा। तो वो बात मेरे जहन में थी, मैंने कहा नहीं, और मैंने वो सोचा भी नहीं था कि कभी मैं यहाँ पर आऊँगा और प्रोफेशन होगा मेरा, ये कारोबार होगा, या इतना मसरूफ़ हो जाऊँगा मैं मुशायरों में, कभी ये जहन में भी नहीं आया। कभी ये सोच के तो शायरी तो यूँ ही आ गई, अभी शायरी करने लगा। धीरे 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 पता नहीं किस वक्त कैसे हालात पैदा हुए या क्या, कि एक आध मुशायरों में शिरकत का मौका मिला। शौक़ तो देखिए अंदर होता है आदमी के, जो एक फ़नकार है तो उसको अपना फ़न पेश करने के लिए बेचैन रहता है अपना फ़न। तो कहीं ना कहीं ये मुझ में भी होगा, लेकिन इस हद तक नहीं। नाजरीन, जौहर कानपुरी को मुशायरों में बड़ा एहतराम मिलता है, लेकिन मुशायरों में अपनी साख को बचाए रखना हमेशा आसान नहीं रहता। आइए जानते हैं पहले मुशायरे से आज तक का उनका सफ़र कैसा रहा। मुझे याद है कि जबलपुर का वो मुशायरा पहला मुशायरा था, वहाँ से मुझे दावतनामा आया। अब मैं गया, मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि लोग मुझे इतना पसंद करेंगे, लेकिन ये कि मुशायरों में मुझे बहुत सराहा गया। बस वो ये समझ लीजिए कि एक ख़राब रास्ते पर या अच्छे रास्ते पर चलने का एक बहाना हो गया, और साथ धीरे 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 धीरे, और कब इतनी तेज़ी से हम यहाँ तक आ गए, और आज इतनी मसरूफ़ियत है कि हर रात मुशायरे हैं, हर दिन सफ़र है, बस इसी में गुजर रही है। नाजरीन, जौहर कानपुरी उन शायरों में शामिल हैं जिनको पहली ही कोशिश में कामयाबी हासिल हो गई। मुशायरों में उनको जल्दी ही कबूल कर लिया गया। आइए जानते हैं बतौर शायर उनकी ख्वाहिशें क्या क्या रहती हैं। मेरे साथ अजीब इत्तेफाक हुआ, ये खुदा का ख़ास करम कहिए, कि पहले ही मुशायरे से वो मकबूलियत और वो इज़्ज़त और वो दादो तहसीन की सदाएँ मुझ तक आईं, और मुझे इस तरह सुना गया, नवाजा गया पहले ही मुशायरे से, जो बहुत से लोगों को बहुत वक्त गुजारने के बाद मिलता है। तो चूँकि मुझे पहले मुशायरे से ये हुआ, फिर मेरी ख्वाहिशें तो बढ़ने लगी। अब मैं हर मुशायरे में ये चाहता हूँ, आज तक मेरी यही ख्वाहिश है कि हर मुशायरे में ये चाहता हूँ कि मैं आऊँ और पहला शेर मैं पढ़ूँ और सतह उड़ जाए, और लोग मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए, और मुझे भरपूर अपनी दादो तहसीन से नवाजें। तो ये ख्वाहिश पहले मुशायरे से मुझ में जागी, क्योंकि पहले मुशायरे में उठवा, आज तक है। और अल्लाह का करम यह है कि शायद मुझे याद नहीं है कि ऐसा कोई मुशायरा हुआ हो जहाँ लोगों ने मुझे मोहब्बतें न दी हों और इज़्ज़त से न सुना हो। बड़ी मोहब्बतों से सुनते हैं। जौहर कानपुरी सिर्फ एक शायर नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन परफॉर्मर भी माने जाते हैं। उनके चाहने वाले उनके कलाम पर ही नहीं, बल्कि उनके हाव भाव पर भी दाद देते हैं। उनका क्या मानना है? पहले भी यही था कि परफॉर्मर भी होना चाहिए था। जैसे कोई भी उठा के दे, जिगर मुरादाबादी को, कुमार साहब को, वसीम साहब को, और भी पहले के जो शोरा हमारे मुशायरों में शरीक थे, ये सब के सब परफॉर्मर थे। और उसके इनके अलावा भी शायर थे, बहुत बड़े बड़े उस्ताद शायर थे, लेकिन गोशा नशीं थे। जो हमारे डाइस पर शायर थे, बहुत अहम नाम, मैं अब किसी का नाम नहीं लूँ, बहुत जो अहम नाम है वो आप समझ लें, वो सब के सब आला दर्जे के शायर थे, और शायर होने के साथ साथ परफॉर्मर भी थे। वे अच्छी पेशकश थी। लेकिन और बहुत अहम शायर उसी शहर में, उसी महल्ले में रहा करते थे जहाँ से वो निकल के आए परफॉर्मर, वो परफॉर्म नहीं कर सकते थे, इसलिए वो गोशानशी रहे। लेकिन उस ज़माने में इतना ज़रूर था कि जो स्टेज पर आता था वो शायर ही हुआ करता था। आज ये शर्त ख़त्म हो रही है, आज कोई भी आ जाता है, तो एक इससे भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। जौहर कानपुरी ही क्या, हर शायर को नाक़िदीन का सामना करना पड़ता है, लेकिन जौहर कानपुरी को लगता है कि उन्हें अभी तनकीद का निशाना बनाया ही नहीं गया। आइए जानते हैं कि जौहर साहब अपने नाक़िदीन को कैसे लेते हैं। नक़ाद कह लीजिए या मुझसे मोहब्बत करने वाले तबसरा निगार कह लीजिए, तो उन्होंने मुझ पर तबसरे किए हैं, तनकीद नहीं की। अभी तक जो कुछ भी लिखा गया है वो मेरी हौसला अफजाई की गई है, हिम्मत अफजाई की गई है अभी तक। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं वाकई उस बुलंदी पर नहीं हूँ, और अभी मैं कुछ भी नहीं, अभी मैंने कुछ काम किया ही नहीं है अदब के मैदान में।
और शायद यही वजह है कि मुशायरों की ये शोहरत, मुशायरों की ये तालियां, मुशायरों की ये दादो तहसीन मुझ पर कोई असर नहीं डालती। मैं जिस वक्त मुशायरे पर माइक पर आता हूँ उस वक्त तो मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त मजमा जो है वो पूरी तरीके से बेदार रहे और एक सदाएं हम तक हम कानों में आती रहें, वाह वाह की जाता। लेकिन माइक से हटने के बाद मुझ पर इसका कोई असर नहीं होता कि हाँ मैं आज का बहुत हिट्स, बहुत कामयाब शायर हूँ। माइक से हटने के बाद मैं एक नॉर्मल सा इंसान हो जाता हूँ और एक बहुत ही छोटा सा शायर अपने आप को तस्वुर करता हूँ। बल्कि शायर भी अभी तस्वुर नहीं करता, मैं तो समझता हूँ कि अभी तो शायरी मैंने शुरू नहीं की है। कब शायरी शुरू होगी अल्लाह बेहतर जाने। और नाजरीन, आइए अब गुजारिश करते हैं जौहर कानपुरी साहब से कि वो अपनी एक गज़ल हमें सुनाएं। ये गज़ल का मतलब है कि ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं कि खानदान के लोगों में बट गया। एक तुम के तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के खानदान के लोगों में बट गया। मैं कब मरा हूँ मैं तो अभी तक दुखों में हूँ, मैं कब मरा हूँ मैं तो अभी तक दुखों में हूँ। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। मैं कब मरा हूँ मैं तो अभी तक दुखों में हूँ। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। दैरो हरम ही क्या ये सभी दर उसी के हैं, मंदिरों मस्जिदी क्या, इस दैरो हरम ही क्या ये सभी दर उसी के हैं। वो एक नाम सैकड़ों खानों में बट गया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जौहर कानपुरी साहब की इस गज़ल के बाद आइए अब चलते हैं महफिल सुरताल में और सुनते हैं जौहर साहब की गज़ल के चंद अशार। दिल दुखा कर आज़मा कर या रुला कर छोड़ना, दिल दुखा कर आज़मा कर या रुला कर छोड़ना। हमने सीखा ही नहीं, हमने सीखा ही नहीं अपना बना कर छोड़ना। दिल दुखा कर आज़मा कर या रुला कर छोड़ना। ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई, ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई। साथ जब भी छोड़ना मुस्कुरा कर छोड़ना। हमने सीखा ही नहीं, हमने सीखा ही नहीं अपना बना कर छोड़ना। दिल दुखा कर आज़मा कर या रुला कर छोड़ना। तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए हैं, तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए। क्या ज़रूरी है कोई, क्या ज़रूरी
लगा कर छोड़ना हमने सीखा ही नहीं, हमने सीखा ही नहीं, अपना बना कर छोड़ना, दिल दुखा कर आजमा कर या रुला कर छोड़ना। होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं, होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं, कुछ न याद आए मुझे, कुछ न याद आए मुझे, इतनी पिला कर छोड़ना हमने सीखा ही नहीं, हमने सीखा ही नहीं, अपना बना कर छोड़ना, दिल दुखा कर आजमा कर या रुला कर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं, हमने सीखा ही नहीं, अपना बना कर छोड़ना, दिल दुखा कर आजमा कर या रुला कर छोड़ना। क्या बात है नाजरीन, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है कि हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे गज़ल के बारे में कुछ नई मालूमात लेकर, और साथ ही आपकी मुलाकात कराएंगे एक मशहूर शायर से। तो आसिफ खान को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए डीडी उर्दू। उर्दू की मैं बेटी हूँ, मेरा नाम गज़ल है। उर्दू की मैं बेटी हूँ, मेरा नाम गज़ल है। लब फूल के जैसे मेरी आँख कवल है। मन की बात है